अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 का ये लेक्चर 15 और इस लेक्चर में हमने मसल डिसऑर्डर्स को कवर करना है। हमारे सिलेबस में तीन मसल डिसऑर्डर्स हैं, मसल फटीग, मसल क्रैम्प्स और टेटनी। तो तीनों को वन बाय वन हम अंडर हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो कवर करेंगे। आगाज़ करते हैं मसल फटीग की डिस्क्रिप्शन से। ये हमारे मसल्स की एक ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, यानी इसका ताल्लुक मसल्स की वर्किंग से है, जिसमें हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए या तो आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, या आप कह सकते हैं रिडक्शन इन एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। रिडक्शन की जगह डिक्लाइन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फाज आपके बदल जाएंगे, बात वही रहेगी कि अगर मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके जो फोर्स जनरेट करनी होती है, वो फोर्स जनरेट करने की अगर सलाहियत कम हो गई है मसल्स की, तो भी ये मसल फटीग कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि क्या हमारे वो मसल्स हमेशा के लिए ख़राब हो गए कि वो कभी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। मसल फटीग एक टेम्परेरी कंडीशन है, जिसके अंदर हमारे मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है या एटीपी की कमी हो जाती है। उस टाइम पे बेशक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन आ भी रही हो, इम्पल्सेस आ भी रही हो, तो मसल्स जो हैं वो जो जितनी उन्हें फोर्स जनरेट करनी चाहिए उतनी कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स जनरेट नहीं कर पाते। तो इनकी अक्रेंस जो है वो दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा। जब यूजली एक विगरस एक्सरसाइज की जाती है, विगरस एक्सरसाइज यानी बहुत ज़्यादा एक हैवी किस्म की एक्सरसाइज की है, और या कोई और हार्ड फिजिकल एक्टिविटी की है, कोई मजदूरी की है, या कोई बंदा 4-5 घंटों के लिए कोई और फिजिकल एक्टिविटी करता रहे, या वो स्पोर्टमैन है, एथलीट है, तो वो प्रैक्टिस करता रहे, प्रैक्टिस सेशन लेता रहे, तो ऐसी विगरस एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी के एंड पर आप देखते हो कि जो मसल फटीग है उसका सामना करना पड़ता है। काजेज़ इसके क्या हैं? अभी जिक्र किया कि एटीपी की डेफिशिएंसी हो सकती है। जब एटीपी की डेफिशिएंसी हो तो हमने पीछे मसल्स की वर्किंग के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में पढ़ा है कि एटीपी रिक्वायर्ड है क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो जब एटीपी की डेफिशिएंसी होगी है मसल सेल्स में, तो क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो डिटैच नहीं हो पाती, ब्रेक नहीं हो पाती, और कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाता है। कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो वो कंटिन्यूस उस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल एक स्टेट के अंदर रहेंगे। अब उसी को हम कॉन्ट्रैक्चर्स पुकार रहे हैं, और उसकी वजह क्या है कि एटीपी ख़त्म हो गए हैं या है नहीं है क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करने के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट आई थी, वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट जो है वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेगी। और फैक्टर्स जो है इंक्लूड करें तो उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है। अब जानते हैं कि जब हम हार्ड फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर एनर्जी नीड की ज़रूरत बढ़ जाती है। उस एनर्जी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो नाकाफ़ी पड़ जाती है। तो साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में, जिसकी एक टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो हमारे स्केलेटल मसल्स में जो एनर्जी की ज़रूरत है उसे उसे पूरा करने के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ शुरू हो जाती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, और ये एक्यूमुलेट हो जाता है मसल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से मसल सेल्स के अंदर पेन जो है वो पेन की सेंसेशन आती है। तो जब जैसे अभी जिक्र किया कि हैवी एक्सरसाइज है या फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसी में मसल्स के अंदर एनर्जी नीड ज़्यादा होगी, और उसी में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो होगी, और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा। क्योंकि ये एसिड है, इसकी पीएच जो है वो 7 से नीचे है। मसल सेल के अंदर साइटोसोल साइटोप्लाज्म में ये पीएच के ड्रॉप होने की, डिक्रीज होने की वजह बनेगा, एसिडिटी की वजह बनेगा। इसी वजह से मसल्स के अंदर आपको पेन देखने को मिलता है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हम बीच में ला सकते हैं। आयनिक इम्बैलेंस हो जाए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस की ज़रूरत है, अगर वो कम पड़ गए हैं तो भी मसल फटीग है। आप प्रॉपरली अपने मसल से कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स जनरेट नहीं करवा पाएंगे अगर आप में कैल्शियम की जो है वो कमी है, डेफिशिएंसी है। मसल डिस्ट्रॉफी हो सकती है। डिस्ट्रॉफी का मतलब है कि डीजनरेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो मसल डिस्ट्रॉफी जो है, वैसे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन कई एक केसेस में जैसे खुदा न खास्ता कि शख्स का एक्सीडेंट हो गया है, और उसकी टांग जो है वो टूट गई है, कोई टांग की हड्डी टूट गई है, तो बैंडेज लगा है, प्लस्तर वगैरह हुआ है, तो अब वो अगले 4-5 महीनों के लिए उसकी टांग तो मूव नहीं कर रही, मतलब वो उसके मसल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो
जब वो शख्स जो है उसकी बोन हील कर जाएगी और अपने उसका प्लस्तर उतरेगा और अपनी टांग के ऊपर वो वज़न डालना शुरू होगा, तो 4-5 महीनों बाद जाके उसके लेग के मसल जो हैं वो काम करने शुरू हुए हैं, कॉन्टैक्ट करना शुरू हुए हैं। 4-5 महीनों में जो उनका रेस्ट रहा है, जब उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की सलाहियत है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है, वो वीक हो चुके होते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में बात करो, मसल डिस्ट्रॉफी जो है वो मसल वीकनिंग है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन मसल्स के ना इस्तेमाल करने पर भी मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। तो मसल डिस्ट्रॉफी भी एक वजह है। वीकनेस और एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो भी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं मसल्स की, वो उस तरह नहीं हो पाती जितनी फोर्स है हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, या जितनी एक्सटेंट में हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं रहता, तो हमें मसल फटीग का सामना करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा आसान है। जो काजेज़ हैं उनको रिमूव करना है, तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेटेड है, रेस्ट कीजिए। लैक्टिक एसिड जो है स्केलेटल मसल से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा जब आप रेस्ट करेंगे, स्पेशली रात को। कैल्शियम की कमी है, ग्लूकोज वगैरह की कमी है, एटीपी की कमी है, तो आप खाना पीना खाएं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लें, ख़ास तौर पे जिसमें आयंस वगैरह हों, कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, ताकि कैल्शियम की ज़रूरत पूरी की जा सके। और ग्लूकोज लेंगे तो बॉडी के अंदर एटीपी प्रोडक्शन जो है वो इनिशिएट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी और एटीपी की ज़रूरत पूरी हो सकेगी। कैफ़ीन जो है ये हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हम चैप्टर 17 में आगे जाके पढ़ेंगे कि जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं, उनमें से एक कैटेगरी स्टिमुलेंट्स की है। तो कैफ़ीन जो है स्टिमुलेंट है, ये एक्टिविटी बढ़ाता है हमारे नर्वस सिस्टम की और मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफे की वजह बनता है। लेकिन ये कैफ़ीन का जो इफ़ेक्ट है कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, टेम्परेरी है। जब तक कैफ़ीन ब्लड के अंदर मौजूद है इसका असर रहेगा। उस टाइम पे आप थोड़ा फ्रेश महसूस होंगे, थोड़ा एक्टिव महसूस करेंगे अपने आप को। तो टेम्परेरी कंडीशन है जो मसल फटीग, और इसको ट्रीट करने के लिए आप कैफ़ीन इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी, डायरेक्ट तो कैफ़ीन आप नहीं लेंगे, कॉफ़ी के अंदर है, टी के अंदर है, तो आप कॉफ़ी पी लेंगे तो आपकी कैफ़ीन की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी और आप काफ़ी फ्रेश महसूस कर सकते हैं। लेकिन सारे लोगों पे कैफ़ीन का भी असर एक जैसा नहीं होता। एनीवेज, हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ आते हैं, दैट्स मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स की डिस्क्रिप्शन को देखें तो अचानक से, एकदम से इनवॉलंटरी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये स्पैम्स हैं मसल्स के, उनको हम मसल क्रैम्प्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेक्निक कॉन्ट्रैक्शंस हैं। टेक्निक कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है पेनफुल है, शदीद पेन होता है जब मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो पूरे का पूरा जो मसल है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और काफ़ी पेन होता है। तो इसलिए इसको हमने बोला टेक्निक कॉन्ट्रैक्शंस। अकरेंस इनकी यूजली रात को, एक्सरसाइज जब आपने दिन भर की है, या कोई आपने हार्ड फिजिकल एक्टिविटी की है, कोई मजदूरी की है या कोई और काम किया है, तो रात को सोते वक्त किसी टाइम के ऊपर भी मसल क्रैम्प्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये नहीं कि सोते वक्त ही होगा, जागते हुए भी मसल क्रैम्प्स जो हैं वो पड़ जाते हैं। इसमें सोना जागना जो है वो कोई कंडीशन नहीं है। अब जाग रहे होते हैं, आप खेल रहे होते हैं, लेकिन आपको खेलते खेलते ज़्यादा देर हो गई है, तो आपकी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो डाउन चला गया है, ग्लूकोज का लेवल डाउन चला गया है, तो आपको मसल क्रैम्प्स का खेलते खेलते सामना करना पड़ सकता है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने, या कोई फुटबॉल वगैरह देखते हैं तो आपने अक्सर एथलीट्स और प्लेयर्स को ड्यूरिंग द प्ले क्रैम्प्स पड़ते हुए देखा होगा। यूजली जो थाई है और जो हिप मसल्स हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बॉडी के किसी भी मसल के अंदर मसल क्रैम्प्स जो हैं वो हो सकते हैं। और अगर इनकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो फ्यू सेकंड्स से लेकर कई घंटों तक भी मसल क्रैम्प्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मसल जो है वो स्टिफ हो जाते हैं और एक काफ़ी पेनफुल कंडीशन है मसल क्रैम्प्स की। काजेस जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जब काफ़ी देर से एक बंदा जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कंजप्शन की वजह से ड्रॉप हो जाएगा। इसको आप हाइपोग्लाइसीमिया बोलोगे। हाइपो कम, ग्लाइको वाला पार्ट ग्लूकोज के लिए, और सीमिया ईमिया ब्लड के लिए। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो लो ब्लड शुगर लेवल को बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो डिफरेंट तरह के आइंस हैं ब्लड प्लाज्मा में, सोल्यूट्स हैं, उनका जिक्र हो रहा है। कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह। ख़ास तौर पे कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड्स हैं, ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होनी चाहिए।
इनकी कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर मसल फटीक और मसल क्रैम्प्स का अक्सर सामना रहेगा। डिहाइड्रेशन ये है कि बॉडी में पानी की कमी हो जाए, जब बंदा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, तो उस दौरान पॉसिबल है उनके बॉडी के अंदर स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, तो साथ साथ खेलते खेलते अपने पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी रखनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या आप कोई स्पोर्ट वगैरह खेलते हैं फिजिकल। फर्दर काजेज़ इंक्लूड करें तो स्पाइनल कॉर्ड की इरिटेबिलिटी यानी एजिटेशन हो जाना, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस वगैरह की जो कंडीशंस हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड की एजिटेशन हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड की एजिटेशन या इरिटेबिलिटी कहने का मतलब न्यूरॉन्स की इरिटेबिलिटी है, जो एजिटेशन है उसके नतीजे में मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस मसल्स की तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ जाएंगी तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड की या न्यूरॉन्स की, नर्व्स की एजिटेशन है उसका नतीजा मसल्स क्रैम्प्स की सूरत में निकलेगा। और अगर ब्लड सप्लाई कम है, खून जो है वो बॉडी के अंदर कम है, ब्लड सप्लाई किसी वजह से हो नहीं रही है, ब्लड प्रोडक्शन रुकी हुई है, बंदा मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, खून की कमी है, तो उसे भी मसल क्रैम्प्स का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल ही उसकी बॉडी वीक होगी और साथ जो मस्कुलर वीकनेस है वो मसल क्रैम्प्स की सूरत में अपेयर हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का जिक्र करें तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मसल क्रैम्प्स का सामना ना करना पड़े तो आप हैवी एक्सरसाइजेस ना किया करें। आप एक्सरसाइज जो है उसमें लिमिट रखें। जिम्स वगैरह के ऊपर जो मेल फीमेल जाते हैं वो एक ही दिन जो है वो अपनी पूरी बॉडी को स्मार्ट ना बनाने की कोशिश करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्यूरेशन बढ़ाएं। एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं, या आपको कोई गेम वगैरह करनी है तो आप पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करें आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आप वो एक्सरसाइज है या स्पोर्ट है उसकी तरफ अपनी बॉडी को लेके आएँ, ताकि एकदम से आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर जो प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा चूँकि डिहाइड्रेशन एक वजह हो सकती है, तो आप पानी का जो इस्तेमाल अच्छा रखेंगे, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, उससे आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। मिनरल वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रेशन भी मिलती रहेगी, और जो सल्यूट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मिल्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको ना सिर्फ प्रोटीन मिलेगी, बल्कि बहुत सारा जो है आपको शुगर भी मिल रहा होगा। मिल्क के अंदर आप जानते हैं कि मिल्क शुगर, लैक्टोज मौजूद है, जो ब्रेक होगी तो उससे आपके बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि इसको ट्रीट कैसे करना है हमने, तो जिस एरिया पे मसल क्रैम्प पड़ा है कोशिश करें कि आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं तो इसे स्ट्रेच करें। आप अपने हाथों से, अगर मसाज रोलर है तो उससे, अदरवाइज़ अपने हाथों से मसाज करें। इससे पेन काफ़ी हद तक रिलीव हो जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मसल क्रैम्प जो है उसकी एक्सटेंट या उसकी जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है मसाज करने पर। अगर खड़ा हो सकते हैं और चल सकते हैं तो ट्राई करें, अदरवाइज़ अगर लेग वगैरह में क्रैम्प पड़ा है तो लेटे लेटे ही आप उसको मूव करने की कोशिश करें। जब मसाज करेंगे तो वो एरिया थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा, तो उससे पेन में कमी होगी। अदरवाइज़ अगर आइस है तो किसी कपड़े में डाल के आप जो आइसिंग है वो भी कर सकते हैं, उससे भी पेन रिलीव हो जाएगा आपको, और मसल क्रैम्प जो है उसमें काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं है तो आप मसाज करें और उसको मूव करें, स्ट्रेच करें, तो उससे जो पेन है वो कम हो जाता है। एक और डिसऑर्डर स्टूडेंट्स लास्ट में हमने जो देखना है वो टेटनी है। टेटनी में भी आप डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें भी इनवॉलंटरी मसल क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन इन मसल्स क्रैम्प्स और कॉन्ट्रैक्शंस के नतीजे में बॉडी शेक करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कन्वल्जन्स और मसल ट्विचेस एक एपिलेप्सी के पेशेंट में, मिर्गी के पेशेंट में होते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। उसी तरह जिस्म जो है वो शेक करता है, और इस दौरान न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस जो हैं वो रिलीज़ हो रही होती हैं न्यूरॉन्स से, और इस दौरान जो है वो लॉस ऑफ सेंसेशंस भी रहता है, और सेंसेशंस जो हैं वो फील नहीं हो पाते हैं। काजेज़ का जिक्र करें स्टूडेंट्स तो टेटनी जो है ये स्वेयर किस्म का हाइपोकैल्सीमिया है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए, लो कैल्शियम लेवल हो जाए, तो उसका नतीजा जो है वो टेटनी की सूरत में निकलता है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कब ड्रॉप हो सकता है, तो उसकी अगर न्यूट्रिशनल काजेज़ में देखा जाए तो बच्चा या बंदा जो है उसकी डाइट ऐसी है कि उसमें कैल्शियम है ही नहीं है, बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती जा रही है डे बाय डे, और
आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट जो है वो पर्सन टेटनी का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और काजेज़ की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी है तो थायराइड हार्मोन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। उसमें एक हार्मोन कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड से एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल के बोन्स की तरफ डिपॉजिट कराना। लेकिन अगर जब कैल्सिटोनिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, ओवर सिक्रीशन होगी, ओवर प्रोडक्शन होगी, तो ब्लड से बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो निकल कर बोन्स में चला जाएगा, तो ब्लड में जो है वो कैल्शियम की कमी रहेगी और उसका नतीजा टाइटनिंग की सूरत में निकल सकता है। इसी तरह से जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इससे एक हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन। तो अगर पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसकी अंडर एक्टिविटी हो, यानी पैराथायराइड ग्लैंड सर से काम ही ना करे, या इसका जो हार्मोन है पैराथार्मोन वो प्रोड्यूस ही ना हो या बहुत थोड़ा हो, उसके अंडर सिक्रेशन हो, तो भी टाइटनी हो सकती है। पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। पैराथार्मोन का काम होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई है तो बोन्स है कैल्शियम को निकाल के ब्लड की तरफ कैल्शियम को लेके जाना। लेकिन अगर पैराथार्मोन ही कम प्रोड्यूस हो रहा है या इसकी प्रोडक्शन है ही नहीं है, तो फिर बोन से ब्लड की तरफ जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहेगी और उसका नतीजा जो है वो टेटनी की सूरत में सामने आएगा। स्टूडेंट्स, अक्रेंस की बात की जाए तो जैसा हमने देखा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से है, लेकिन बॉडी के जो हाथ और पाँव हैं उनमें आपको ये ज़्यादा दिखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये स्प्रेड कर सकती है। लैरिंक्स में रेस्पिरेटरी मसल्स की तरफ आके रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का आज कर दे। अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। अगरचे इसका ट्रीटमेंट जो है वो रिलेटिवली इजी है, लेकिन डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए कि प्रॉब्लम टेटनिक है और उसको साथ ही फ़ौरन से कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं, उसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जाए तो इसको डिज़ीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम जो है वो किस लेवल के ऊपर है, प्रॉब्लम हार्मोनल लेवल के ऊपर है, तो साथ हार्मोनल थेरेपी जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ कैल्शियम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं। हार्मोनल थेरेपी भी डॉक्टर जो है रिकमेंड कर सकता है। तो ये स्टूडेंट्स 3 डिसऑर्डर्स हैं जो हमने कवर किए। उम्मीद है ये जितना कंटेंट है आपको समझ आया होगा। आपके पास कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।